नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्र मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं 90% सवाल हूबहू अपने कंटेंट में से मिलाऊंगा। आप सभी को पता है, नहीं है तो बता दूं कि 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम हुआ। और नीट जो है वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक नीट का एग्ज़ाम होता है। और इस बार जो नीट का एग्ज़ाम का लेवल रहा वो पिछले कई सालों से जो पेपर हो रहे थे उससे कई गुना बेहतर रहा। यानी कि पिछले सालों जो कट ऑफ 650 660 जा रही थी, वो कट ऑफ इस बार 550 से भी कम रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस लेवल का पेपर था, इतना शानदार पेपर था। एक एक मतलब आप ये समझिए, एक एक पेज में एक सवाल था। इतना अच्छा कंसेप्ट, और मतलब एनसीईआरटी के अंदर से सवाल कई बाहर से भी उठे थे। अपन आज बात करेंगे कि अपने कंटेंट में से कितने सवाल बैठे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 90% सवाल मैं अपने कंटेंट में से आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर दिखा दूंगा। तो आज फिर से ये बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले 2 मिनट मेरी बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो नीट का एग्ज़ाम का लेवल ही अलग है, और इस बार तो वो बहुत ही अलग है ना। बहुत अच्छे कंसेप्ट, अच्छे सवाल यहाँ से पूछे गए, और उनमें भी अपने जो कंटेंट है उसमें से 90% सवाल हूबहू आपको मैं वाइट बोर्ड के अंदर जो मैंने क्लास में लिखवाया वही स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। अब अपना जो कंटेंट है, मैं शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट के अंदर सारा कंटेंट आपको करवाने का प्रयास करता हूँ। लगभग 70-80 घंटों के अंदर 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी में आपको करवाता हूँ। लेकिन उसमें से भी हूबहू सवाल छप गए। ये जब आप देखोगे तो आप खुद मतलब इस चीज़ को समझ जाओगे। अपन शुरू करते हैं एक बार के लिए। पहला सवाल आप देख रहे होंगे, बहुत सिंपल सा है सवाल कि मतलब थोड़ी से सवाल बड़े होंगे, मैं फास्ट फास्ट चलूँगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 17 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं। यहाँ पे आपको जो है वो सही विकल्प चुनना था। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 80S और 17S। ठीक है, तो यूकैरियोट में 80S, प्रोकैरियोट में 17S, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती है, ये भी सही है। फिर 70S के अंदर 2 यूनिट होती है, 30S और 50S। ठीक है, तो 70S में ये हो जाएगी, और 60S और 40S ये किस में हो जाएगी, 80S में। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों ही क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये अपन देख सकते हैं 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ये प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, ये यूकैरियोट्स में मिलेगा। ये इसकी दोनों उप इकाइयाँ, ये इसकी दोनों उप इकाइयाँ। ठीक है, हूबहू सवाल दिख गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो वर्लेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जब ग्रोथ मॉडल आपको बताए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है इसको वर्लेस्ट पर्ल, थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा होगा लेकिन एडजस्ट कर लेना। वर्लेस्ट पर्ल इक्वेशन, और ये इक्वेशन आप देख लीजिए, dn/dt इज इक्वल टू आर एन कोष्टक के अंदर k-n/k। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुलेखन के लिए यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है। तो रो फैक्टर होता है। अपन कहाँ पे पढ़े, देखो ये देखो, टर्मिनेशन यानी कि समापन, टर्मिनेशन का मतलब समापन। तो यहाँ पे इसके लिए रो फैक्टर जो है टर्मिनेशन को रोक देता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ये प्रस्ताव किसने दिया कि अमीनो अम्लों में आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज गेमो। और यहाँ पे अपन देखो, जॉर्ज गेमो जब पढ़ा उसमें क्या कहा कि थ्योरेटिकली इन्होंने ये बताया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट यानी कि त्रिक होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, प्रथम रजोधर्म क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम रजोधर्म जो होता है, सबसे पहले होने वाला मासिक चक्र रजोदर्शन कहलाता है। अगला सवाल, बिल्कुल मैं आपको जैसा मैंने लिखाया वैसे ही सवाल आपको दिखा रहा हूँ, है ना, इधर उधर कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे। अगला सवाल है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे ये कुछ हार्मोन दे रखे हैं, और इधर ये हार्मोन किससे रिलीज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ना हार्मोन के नाम देख लो, देखो इधर क्या है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एमएसएच यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कैटकोलेमाइंस। इधर क्या है, पार्स इंटरमीडिया, अंडाशय, अधिवृक्क मध्यांश यानी कि एड्रिनल मेडुला, और कार्पस ल्यूटियम। अब स्क्रीनशॉट दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, ये पार्स इंटरमीडिया है, जो कि एक मिनट, ये पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये आपकी अग्रभाली होती है। ठीक है, तो अग्रभाली से जो हार्मोन स्रावित होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको दिख रहा होगा। अंडाशय से ये हार्मोन स्रावित होते हैं, आपको दिख रहा होगा। और कैटकोलेमाइंस किसे कहते हैं, तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं वो कैटकोलेमाइंस होते हैं।
तो ये चीज़ थी इधर, ये चीज़ इधर थी, आप मिला लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल, जीन आर और वाई स्वतंत्र अभिन्न का पालन करते हैं, ये ठीक है। F2PD के अंदर, इसके अंदर फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा? तो फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1, ये देख लीजिए, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल वही सवाल है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया एक व्यास सममित, यानी कि जो जाइगोमॉर्फिक पुष्प होते हैं, पुष्पों की समिति से ये सवाल उठाया गया। 3 प्रकार की समिति होती है, त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित और असममित। यहाँ पे एक व्यास सममित का उदाहरण पूछा था, मटर हो जाएगा, देख लीजिए आप, मटर, गुलमोहर, केशिया, बीन, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक व्यास सममित हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो धतूरा हैं, मिर्च हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएंगे। अगला सवाल है, यानी कि कुल मिला के इसमें ये पूछा गया है कि श्वसन में सहायता कौन करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो ऑब्वियसली बात है, कौन करता है? मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है वो क्या करता है? श्वसनीय एंजाइम इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जीवाणु में श्वसन का कार्य करता है, और जीवाणु क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी कि X2 का उदाहरण है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या होगा? देखो, बाह्य स्थानीय संरक्षण में अपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, यहाँ पे देखा है जंतु एवं वनस्पति उद्यान, यानी कि जूलॉजिकल एवं बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये भी सारे इसी के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ये दे रखा था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं? है ना, तो गुणसूत्र 1 पर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है फर्स्ट और सबसे छोटा वाई, और सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप दे लीजिए 2968 और इस पर 231, सबसे कम इस पर, सबसे ज़्यादा इसमें, तो गुणसूत्र 1 हो जाएगा। ठीक है, हूबहू सवाल दिख रहे होंगे आपको। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर आपको देखो कौन कौन से डिजीज दे रखी है। देखो, एक एम्फाइसीमा दे रखी है, एंजाइना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस और अपतानिका यानी कि टिटेनी। तो अब इसके स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ मैं, जो है नाम याद रखना। जैसे कि एक तो एंजाइना पेक्टोरिस था, तो ये रहा एंजाइना पेक्टोरिस। उसके अलावा एक आपका एम्फाइसीमा था, ये रहा एम्फाइसीमा, और एक आपका ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस जिसको ब्राइट डिजीज भी कहते हैं, तो ये रही। ठीक है, चलो अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि जो ETS होता है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या कहते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, दूसरा FADH2, तीसरा साइटोक्रोम BC1 और एक हो जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पे पूछा गया कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका? FADH2 वाला, जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। अब कैसे देखो, NADH2 पहला हो जाएगा, साइटोक्रोम BC1 ये तीसरा हो जाएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड, यानी कि अपने आप यही बच गया, है ना। ये तो अलग अलग हो गए ना भाई, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप मतलब बच गया दूसरा वाला, ये सॉरी दूसरा और ये तीसरा हो गया। समझ गए ना बात को? चलो अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्पीय सूत्र में प्लस का अर्थ एक व्यास सममित, और पुष्पीय सूत्र में प्लस का अर्थ पुष्प की त्रिज्या समिति से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समिति को प्लस से दर्शाते हैं, और एक व्यास समिति को अपन परसेंटेज से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड सवाल था, और हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस से रिलेटेड भी बातें दी थी। दोनों स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है? देखो, प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन, DNA लाइगेज बिल्कुल जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। देखो, प्रतिबंधन एंजाइम काटने के लिए DNA लाइगेज ये, और आपका पॉलीमरेज, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको प्रतिबंधन कहते हैं, लाइगेज एंजाइम और आपका पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये सारे आवश्यक होते हैं, बाकी वाले आवश्यक नहीं है। अगला सवाल, रूबिस्को के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो ये RUBP के कार्बोक्सिलेशन को उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे देखिए, ये RUBP शर्करा है और ये रूबिस्को एंजाइम है, ये इसका क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। ठीक है, एकदम करेक्ट। चलो अगला सवाल है, ब्रायोफाइटा के अंदर एक संरचना मिलती है गेमा कप जिसे कहते हैं, ये किस में सहायता करता है? अलैंगिक जनन में। देखिए ये क्या है? एक अलैंगिक कली है। गेमा कप जो होता है वो ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। अगला सवाल, यहाँ पे कुछ कथन दिया गया कि RNA संसार में RNA को जीवन की आवश्यक प्रक्रिया में माना गया है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये स्थायी अस्थायी वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर दूँ। ये आदर्श आनुवंशिक पदार्थों की विशेषता, कौन स्थायी होता है कौन अस्थायी होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
अगला सवाल है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम का मूल स्रोत क्या होता है? ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य होता है, तो मूल स्रोत यहाँ पे शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण कार्बनिक उत्पादन दर नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी कहलाती है, तो ये आप यहाँ पे समझ लो एनपीपी, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं की अनुलेखन की पश्चात की घटना है? ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि इसके अंदर जो इंट्रॉन और एक्सॉन है उनका जुड़ना HNRN के 5 सिरे पर, HN3 सिरे पर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पे दिखा दूँ। ये रहा, ठीक है, 5 प्राइम केपिंग जिसमें HN 5 प्राइम एंड पर ये जुड़ना, 3 प्राइम पे ये जुड़ना, और इंट्रॉन और एक्सॉन के अंदर ये अलग होना, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन को स्थिरीकृत यौगिक नहीं कर सकता है? एक मिनट, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ऑब्वियसली वॉलबॉक्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गया इसका स्क्रीनशॉट? वैसे ये सवाल कई बार मैंने करवाया गया, स्क्रीनशॉट पता नहीं गायब हो गया, ठीक है। ये 2-3 बार अपन ने करवा चुके हैं इस सवाल को, बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो। अगला सवाल है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर दीजिए, ठीक है। तो शीर्ष के अंदर क्या होता है, मध्य खंड में क्या होता है, अग्रपिंडक में क्या होता है, पूंछ में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक्रोसोम जो इसका शीर्ष वाला भाग है, इसमें एंजाइम वगैरह जो है, ये नेक टेल जो है पूंछ बनी होती हैं जो इसके सुग्रण की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लीजिए। अगला सवाल है, हृदय क्रियाओं का नियमन किसके द्वारा होता है? तो नोडल टिश्यू बिल्कुल होता है, अधिवृक्कीय मेडुला इसके द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहेंगे, है ना, ये नोडल टिश्यूज़ और हार्ट बीट रेट को बढ़ा रहे हैं कौन? मेडुला के हार्मोन, है ना। देख रहे हैं सवाल एक सीधा यहाँ पे क्या होता है, नीट का एग्जाम टफ होने का मतलब वो कई सारे कंसेप्ट को मिला के सवाल बनाते हैं, जबकि नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर सीधा लाइन टू लाइन सवाल उठा लेते हैं, फैक्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सवालों को मिक्स करके कई सारे कंसेप्ट को एक साथ मिला के सवाल पूछे जाते हैं, इस वजह से टफ लगता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का एलाई लिली द्वारा, एक कंपनी है एलाई लिटी जिसने मानव इंसुलिन निर्मित करने के लिए किया गया, तो जीवाणु ई कोलाई बैक्टीरिया से किया गया, ठीक है। तो ये आपको पता है, ई कोलाई बैक्टीरिया से एलाई लिटी ने क्या बनाया, प्रो इंसुलिन बनाया। इसमें मिलान करना है, क्रिस्टी किसके साथ जुड़ेगी, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ेगी, है ना। कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की द्विपरत होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, आप देख लो इधर, है ना। क्रिस्टी, ये रही क्रिस्टी, एक मिनट, ये रही क्रिस्टी, ये रही फॉस्फोलिपिड की द्विसंरचना जिसके अंदर मॉडल वगैरह मैंने सारी बताई, द्विपरत बीच में। ये क्या सवाल है, 8 केंद्र के 7 कोशिके, ठीक है, अंडोपकर्ण 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, 8 केंद्र के 7 कोशिके वगैरह, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता वीटी के द्वारा, ये सवाल सिंपल सा है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं इसमें पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले आएगी, है ना, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आएगी। तो ये इस प्रकार से इसमें अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल था। ये सवाल क्या है, इसके अंदर आपको मिलाना था, यूक्रोमेटिक और हेट्रोक्रोमेटिन में कौन सा आएगा, फिर हर्से और चेस ने क्या किया और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया। तो इनमें सारी चीज़ें मैं बताऊँ आपको। ये देखो यूक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर करो, है ना, उनमें से आपको मिल जाएगा। फिर हर्से और चेस ने क्या किया, ये भी आपको यहाँ पे बात मिल जाएगी। और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कौन से जीवाणु पे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। तो देखो 3-3 स्लाइड मुझे लगानी पड़ रही है एक सवाल के लिए, क्योंकि सवाल अच्छे हैं। अगला सवाल, पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की जा रही है। तो ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डन। अगला सवाल, इसमें ये मिलान करना है। तो सबको पता है एलेनिन क्या है, अमाइनो एसिड है एलेनिन, ठीक है। और यहाँ पे एडिनिन क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। तो ये 2 करोगे तो भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन क्षार बताए गए हैं जिसमें, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार में ये रहा एडिनिन, है ना, एलेनिन ये रहा अमाइनो एसिड। अगला सवाल, ये आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से रिलेटेड सवाल है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आप देख सकते हैं, पहले कौन प्रारंभ होता है ऐसे पूछा गया है। तो पहले ऑब्वियसली बात है oogenesis प्रारंभ होता है, गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है, जबकि ये यौनावस्था के बाद शुरू होता है।
ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। देखो, सभी कशेरुकी रज्जु की हैं, परंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं। और कशेरुकी उपसंग के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में ये पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपस्थिल मेरुदंडों में रूपांतरित हो जाती है। ये देखो, दोनों ही पॉइंट मैंने लिखा है, बताऊँ। ये देखो, सबसे पहले तो सभी वर्टिब्रेट कोडेट्स होते हैं, इंग्लिश में लिखा गया है, तो वहाँ पे भी जब आप इंग्लिश वाला वो सवाल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट सभी कोडेट्स वर्टिब्रेट नहीं होती, सेम डिटो लाइन लिखाई गई है। फिर यहाँ पे देखिए, हायर कोडेट्स के अंदर जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है, यानी कि कशेरुकी दंड में रूपांतरित हो जाती है। एज इट इज़ लाइन आई है। अगला सवाल, इसके अंदर ये मिलाना था। तो दीर्घ स्थायी बीजांड का है जो परिभ्रूण पुरुष वगैरह चीज़ें, स्कूटेलम जो है वो एकमात्र बीजपत्री, एक बीजपत्री का एकमात्र बीजपत्र होता है। ये आप देख लेते हैं। जैसे कि स्कूटेलम क्या है, एक मिनट, स्कूटेलम क्या है, मोनोकोट, यानी कि एक बीजपत्री जो होता है उसका एकमात्र बीजपत्र होता है। और परिभ्रूण पोषी क्या होता है, बीजांड का सामान्यतः समाप्त हो जाता है, लेकिन मूल बीजों में कुछ बीजों में ये उपस्थित रहता है। ठीक है, तो दीर्घकाय बीजांड काय का यही मतलब हो गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आरएनए इंटरफ्रेंस जो मेथड है वो मैंने बता दिया, कौन आ जाएगा इसमें, डीएस आरएनए वगैरह जो भी हैं यहाँ पे आपको दिखा दिया रखो। ठीक है। अगला ये सवाल, शकरकंदी और आलू। ठीक है, शकरकंदी और आलू से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पे इसके अंदर देख लीजिए आप, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना, समरूप, अपसारी अभिसारी, तो वो तो हिंदी में कहते हैं उसको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को। और यहाँ पे हो जाएगा समरूप अंग और समजात अंग। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको देखो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दिख रहे हैं। ठीक है, समरूपी अंग है ना, एनालोगस। समरूपी को इन्होंने तिल्य रूपी कहा गया। ठीक है, और ये इनको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी कहते हैं। तो दिख रहा होगा। ठीक है। अगला सवाल, इसके अंदर भी फिर से आपको मिलाना था हृदय। ठीक है, जैसे कि भाई वृक्क से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है ना, सीक्रेटिन यहाँ से निकल जाएगा, हृदय से एएनएफ फैक्टर निकल जाएगा, और कोर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट आप दिख रहे हैं, है ना। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकल रहा है, हृदय से एएनएफ निकल रहा है, छोटी यहाँ से सीक्रेटिन निकल रहा है। चलो, ये सिंपल सा सवाल था। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, बीज अनावृत होते हैं, यानी कि बीजों के ऊपर आवरण का अभाव रहता है ना, अनावृत बीज हिंदी में कहते हैं। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल है, गुणसूत्र, सूत्री विभाजन के दौरान तर्कुतंतु क्या करते हैं। तो तर्कुतंतु जो है वो गुणसूत्र को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, गुणसूत्रों को अलग अलग करने का काम करते हैं। देखो, ये जो है सेंट्रोमियर से ये प्रोटीन की संरचना करने के लिए भी रहते हैं। ये इन गुणसूत्रों को क्या कर रहे हैं, देखो नॉर्मली ये गुणसूत्र हैं, फिर इनको ये तोड़ करके अलग कर रहे हैं। अगला सवाल है, इसके अंदर की जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है वो क्या क्या करते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन जो है उनकी क्या काम है, हार्ट बीट रेट को बढ़ाना। एक मिनट, कहाँ पे थे अपन, हार्ट बीट रेट को बढ़ाना, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना, पाइलोइरेक्शन, सेल द्वारा O2 गति का उपयोग, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिक्स करना, मतलब मिलाने थे। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सोल्विया, गिंगो, पॉलीट्राइकम, सेल्विनिया। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर गिंगोएल्स, जिसके अंदर गिंगो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पोलियोट्राइकम जो है वो आपका ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो जल सेवन तंत्र होता है, ट्यूब फिट होती है, वो क्या काम करती हैं, तो गमन, उत्सर्जन, श्वसन। ठीक है। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविकता में हाइपोथैलेमस से संश्लेषित होता है। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को अपन क्या कहते हैं, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। चलो, कंप्लीट हो गए। बहुत सारे सवाल अपने कर लिए, और कुछ सवाल ऐसे थे जो अपन ने टॉपिक नहीं पढ़े, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे 6-7 सवाल थे जो मेरे सामने आए, बहुत सारे सवाल थे। तो वो टॉपिक अपन पढ़ा ही नहीं, तो वो सवाल अपने पास ऑब्वियसली बात है नहीं मिलेंगे। कॉकरोच, फ्रोग से 4 सवाल आए थे सिर्फ मेढक से, तो मेढक अपन ने पढ़ा ही नहीं, तो वो 4 सवाल अपन को नहीं दिखेंगे, है ना। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति वगैरह एक चैप्टर लगता है, तो 1-2 सवाल उससे भी थे, वो अपन के पास नहीं है। उत्तक एक चैप्टर लगता है। ठीक है।
तो कुछ चैप्टर जो अपन ने, जैसे कि प्लांट न्यूट्रिशंस वाले चैप्टर हैं, तो वो जो चैप्टर अपन ने नहीं किए उनके सवाल अपने पास नहीं थे। बाकी लगभग मैंने आपको कितने 50 के आसपास सवाल मैंने करवा दिए, और कुछ सवाल जितने मैं ढूंढ पाया उतने मैंने करवा दिए। देखो इनको ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा, तो जितने मैंने मेरे सामने दिखे मैंने आपको शेयर कर दिए। लगभग मैंने जैसे कि आपको कहा 90% सवाल आपको इसमें से मिले हैं, 90 से ज़्यादा ही मिले, कम नहीं मिले। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने आपके सामने शेयर कर दिए, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको खुद उन पे विश्वास नहीं है तो एक भी सवाल उसमें से नहीं मिलेगा, और अगर आपको पूरा भरोसा है तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो मेहनत है मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इस वजह से सवाल मैंने आपके सामने, मैं लगातार, केवल नीट की एग्ज़ाम की बात नहीं है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी, और इससे पहले नीट हुआ उसके अंदर भी, मैंने सब में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर बायोलॉजी आती है मैं उसके प्रूफ देता हूँ। ठीक है, तो आज भी मैंने आपके सामने सारे के सारे प्रूफ रख दिए। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको बायोलॉजी विषय के अंदर मैं किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।